हेलो एवरीवन, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रियांशु है। करंट अफेयर्स डिस्कशन कार्यक्रम में आज हम जिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे, पहला टॉपिक हम लोगों ने फ्रांस के संबंध में लिया है। फ्रांस इंश्राइंस राइट टू अबॉर्शन। ये इंटरनेशनल रिलेशंस का मुद्दा है। खासकर यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जो महिला अधिकार की स्थिति है, विमेन राइट्स की स्थिति है, उससे रिलेटेड है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक हेल्थ, विमेन एम्पावरमेंट, उन सब से जुड़ा ये मुद्दा है। दूसरा टॉपिक हम लोगों ने निकारागुआ रिकॉग्नाइजेस इंडियन फार्मा स्टैंडर्ड्स। ये भी आपको इंटरनेशनल और हेल्थ पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके प्रीलिम्स में करेंट से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पर्टिकुलरली प्रीलिम्स एग्जाम में। तीसरा टॉपिक जो हम लोगों ने लिया है वो NUC-FDC अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इस्टेब्लिश किया गया है हाल में ही भारत सरकार के द्वारा, जो इंडियन इकॉनमी से रिलेट करता है और आपको जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उससे इसका संबंध है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ एक टॉपिक, मिजोरम के एक महत्वपूर्ण चापचार कुट फेस्टिवल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिससे कि प्रश्न आपके प्रीलिम्स में UPSC और स्टेट PCS में पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से। फ्रांस इंश्राइंस राइट टू अबॉर्शन। अभी हाल ही में 4 मार्च को फ्रांस की संसद ने एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री वोट में महिलाओं के गर्भपात के अधिकार को संवैधानिक मान्यता दे दी है। फ्रांस ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में विमेन के राइट टू अबॉर्शन को शामिल कर लिया है। फ्रांस के प्रधानमंत्री का कथन था कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप, यह एक महत्वपूर्ण कदम है, यह देखते हुए कि महिलाओं की जो बॉडीली सॉवरेनिटी है, अपने शरीर पर उनकी जो सॉवरेनिटी है, उसको यह कदम सुनिश्चित करता है। तो एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री वोट में एक सिग्निफिकेंट समर्थन के द्वारा, एक व्यापक सदस्यों के समर्थन के द्वारा इस पहल को, संविधान में इस अधिकार को शामिल किया गया है। 780 सदस्यों ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री वोट में, फ्रांस की संसद में 780 सदस्यों ने इस पहल का, प्रस्ताव का समर्थन किया, तो वहीं 72 सदस्यों ने इसका विरोध किया। तो कुल मिलाकर एक सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी के साथ राइट टू अबॉर्शन फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हो चुका है। अगर आप देखें तो यह वहाँ पर फ्रांस में जो अबॉर्शन के अधिकारों का समर्थन करने वाले एक्टिविस्ट हैं, उनके लिए काफ़ी एक सफलता का दिन था और फ्रांस में इसे काफ़ी उत्साहपूर्वक भी मनाया गया। एफिल टावर को माई बॉडी माई चॉइस, माई बॉडी माई चॉइस के लेबल से डेकोरेट किया गया था। यह संदेश पूरे विश्व भर में देने के लिए कि जो महिला का शरीर है, महिलाओं के जो प्रजनन के अधिकार हैं, वो उनका अपना चॉइस होना चाहिए। तो विमेन के रिप्रोडक्टिव राइट्स को असर्ट करने के लिए और उनकी अपनी जो रिप्रोडक्टिव चॉइसेस हैं उसमें उनका ही डिसीजन मेकिंग हो, इसको सुनिश्चित करने वाला यह पहल फ्रांस में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका स्वागत हुआ है। अब जैसे फ्रांस में यह जो फैसला किया गया है वहाँ एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री वोट के द्वारा, तो कहा जा रहा है कि 1975 ईस्वी से ही फ्रांस में अबॉर्शन एक लीगल है। फ्रांस में गर्भपात कराने का जो गर्भपात जो है वह कानूनी रूप से मान्य है। तो 1975 से ही, 1975 से ही फ्रांस में अबॉर्शन लीगल है। हालांकि कई बार जो अबॉर्शन लॉज हैं फ्रांस के, उसमें फेरबदल किए गए थे, उसमें चेंजेस किए गए थे। तो प्रश्न ये उठा कि इसे संविधान में शामिल करना क्यों जरूरी हो गया, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में इसे क्यों इंक्लूड करना, इंश्राइन करना एसेंशियल लगा। अभी हाल में ही आपने सुना होगा कि पिछले साल 2022 में यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में अपने दिए गए एक महत्वपूर्ण रो बनाम वेड मामले में जो अबॉर्शन राइट्स महिलाओं को दिए गए थे, उसे निरस्त कर दिया था 2022 में US के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो फ्रांस में जो अबॉर्शन का समर्थन करने वाले एक्टिविस्ट्स हैं, उनका ये कहना था कि वैसी डेवलपमेंट्स के बाद फ्रांस में भी जो महिलाओं के अबॉर्शन राइट्स हैं उसके ऊपर खतरा मंडरा सकता है, तो उसे सेफगार्ड करना आवश्यक है। इसीलिए संवैधानिक रूप से उसे शामिल करते हुए, संविधान का हिस्सा बनाते हुए महिलाओं के अबॉर्शन राइट को सेफगार्ड करने की आवश्यकता
समझ में आई। तो रो वर्सेस वेड का जो फैसला था 1973 का, उसको ओवरटर्न कर दिया यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने, और इसी डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए फ्रांस में एबॉर्शन राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करने की ज़रूरत महसूस हुई। और साथ में ये भी बात कही गई कि जो महिलाओं के रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं वो लेजिस्लेटिव की मर्जी पर नहीं होने चाहिए, वह लेजिस्लेटर्स की मर्जी पर नहीं होने चाहिए, वो अपने आप में एक फंडामेंटल राइट के रूप में, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के रूप में हिस्सा होना चाहिए। तो इस तरीके की बात जो है रो वर्सेस वेड के ओवरटर्न होने के बाद सामने आई है। अब इस न्यूज में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फ्रांस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिट रूप से, स्पष्ट रूप से राइट टू एबॉर्शन को शामिल करने वाला पहला देश बन गया है। इस पहल के बाद फ्रांस हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री जिसने कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली एबॉर्शन राइट्स को शामिल किया है। हालांकि रिप्रोडक्टिव राइट्स कई अलग अलग देशों के संविधान में भी शामिल किए गए हैं, लेकिन फ्रांस के द्वारा लिया गया ये पहल कि एक्सप्लिसिट रूप से, स्पष्ट रूप से राइट टू एबॉर्शन को कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिस्सा बनाया गया है, वह यह करने वाला फ्रांस जो है पूरे विश्व का पहला देश है। तो आप इस तथ्य को भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अवश्य आप ध्यान में रखेंगे। और इससे क्या होता है, फ्रांस के इस कदम से महिलाओं की जो एबॉर्शन सर्विसेज है, गर्भपात संबंधी स्वास्थ्य सेवा है, उस तक महिलाओं की पहुंच आसान हो जाती है, सुगम हो जाती है। और अगर हम बात करें कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर फ्रांस में हालांकि कुछ विवाद भी हो रहे हैं, और ऐसे बदलावों को लेकर जो क्रिटिसिज्म है वो यह होता है कि चूंकि 1975 से ही फ्रांस में एबॉर्शन लीगल है और वैलिड है, उसके बावजूद इसे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल क्यों किया गया, इसे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करना अननेसेसरी था। तो क्रिटिक्स का कहना है कि हालांकि ये कदम स्वागत योग्य है, महिलाओं के अधिकारों को मजबूत बनाता है, लेकिन इसे संविधान में शामिल करने की आवश्यकता नहीं थी, और वहाँ की सरकार इस मामले का राजनीतिक लाभ लेने के लिए उसने ऐसा किया है, ये आलोचकों का कहना है। अब जैसे हम लोगों ने यूएस के रो वर्सेस वेड की बात की, तो थोड़ा उसके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन करना इम्पॉर्टेंट है। रो वर्सेस वेड यूनाइटेड स्टेट्स में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें या अगर हम वैश्विक स्तर पर बात करें, तो जुडिशियरी के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा महिलाओं के प्रजनन संबंधी अधिकार और गर्भपात कराने के अधिकार के संबंध में एक लैंडमार्क डिसीजन है, एक बहुत अहम फैसला है। अब रो वर्सेस वेड का जो मामला है, आप देखिए कि यह मामला 1970 में शुरू होता है, और जेन रो, जो कि एक काल्पनिक नाम है, एक फिक्शनल नेम है, जिसमें कि जो प्लेंटिफ थी, जिन्होंने केस किया था, उनके आइडेंटिटी को सुरक्षित रखने के लिए जेन रो नामक एक काल्पनिक नाम तैयार किया गया, जबकि हालांकि एक्चुअल नाम जो प्लेंटिफ का था वो था नॉर्मा मैककॉर्वे। नॉर्मा मैककॉर्वे, तो वो टेक्सास की रहने वाली थी, यूनाइटेड स्टेट्स के वो टेक्सास राज्य के डैलस काउंटी की रहने वाली थी। तो उनके लिए एक फिक्शनल नेम दिया गया जेन रो। तो जेन रो ने क्या किया, जेन रो हु वाज नॉर्मा मैककॉर्वी, तो उन्होंने डैलस काउंटी के जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी थे हेनरी वेड के अगेंस्ट में फेडरल एक्शन इंस्टीट्यूट किया, मतलब उनके विरुद्ध मामला दायर किया हेनरी वेड के विरुद्ध, इसीलिए उसे रो वर्सेस वेड कहा गया। इसीलिए इस कानूनी मामले को रो वर्सेस वेड कहा गया। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 1973 में एक मेजॉरिटी डिसीजन देते हुए 7-2 से 7 न्यायाधीशों ने जेन रो के पक्ष में, एबॉर्शन राइट्स के पक्ष में, और 2 ने माइनॉरिटी जजमेंट में उसका विरोध करते हुए 7-2 से एक मेजॉरिटी फैसला दिया, जिसमें यह कहा कि सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह अनड्यू रिस्ट्रिक्शंस वीमेन के एबॉर्शन राइट्स पर लगाए। मतलब महिलाओं का जो राइट टू एबॉर्शन है उसकी एब्सोल्यूट गारंटी तो नहीं दी, लेकिन कहा कि स्टेट उसके ऊपर अनड्यूली रिस्ट्रिक्टिव रेगुलेशंस नहीं लगा सकता है। मतलब राज्य अगर वह एबॉर्शन को बैन करने वाले कानून पारित करते हैं तो वह यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन माना जाएगा। अब यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने रो वर्सेस वेड में कहा था कि एबॉर्शन को बैन करने वाले कानून विशेषकर संयुक्त राष्ट्र के संविधान के 14th अमेंडमेंट को वायलेट करते हैं।
संयुक्त राष्ट्र के कॉन्स्टिट्यूशन, माफ़ कीजिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन का जो 14th अमेंडमेंट है उसको वायलेट करता है। किस तरीके से? तो 14th अमेंडमेंट में ड्यू प्रोसेस की बात की गई है, उसमें ड्यू प्रोसेस की बात की गई है और सिटीजनशिप राइट्स की बात की गई है, नागरिकों के अधिकारों की बात की गई है और उसमें लिबर्टी की बात की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि प्राइवेसी जो है वह लिबर्टी का एक अहम कंपोनेंट है, उसका एक एसेंशियल कंपोनेंट है, तो एबॉर्शन को अगर बैन किया जाता है या अनड्यूली उसे रिस्ट्रिक्ट किया जाता है तो उससे महिलाओं के प्राइवेसी का अधिकार वायलेट होता है, उनकी लिबर्टी वायलेट होती है और इससे 14th अमेंडमेंट में दिया गया जो ड्यू प्रोसेस है वो वायलेट होता है। तो इस आधार पर कोर्ट ने टेक्सास राज्य के ऐसे कानून जो कि एबॉर्शन को क्रिमिनलाइज करते थे उसे कहा कि यह संविधान का वायलेशन है और कॉन्स्टिट्यूशन में 14th अमेंडमेंट के द्वारा में जो राइट टू प्राइवेसी निहित है उसका उल्लंघन करते हैं। इस आधार पर जो टेक्सास का कानून था उसे उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया और महिलाओं के एबॉर्शन राइट्स को सिक्योर किया। अब पिछले ही साल 2022 में यूनाइटेड स्टेट्स की सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 से रो वर्सेस वेड में डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया। इसको ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में आपसे रो वर्सेस वेड ये क्यों चर्चा में था, क्या है, ये पूछा जा सकता है। तो 2022 में यूनाइटेड स्टेट्स की सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि 6-3 से रो वर्सेस वेड 1973 में जो उनका ओरिजिनल डिसीजन था उसे ओवरटर्न करते हुए एबॉर्शन राइट को जो सिक्योर जिस तरीके से किया गया था उस फैसले को ओवरटर्न कर दिया। इसके बाद फिर वहाँ जो राज्य एबॉर्शन को बैन करने वाले कानून अब आराम से बना सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। तो रो वर्सेस वेड का एक जो है यह एक्सप्लेनेशन था और अब इसी को लेकर एक फियर फ्रांस में हो गया कि वहाँ पर भी 1975 से कानूनी भले ही मान्यता एबॉर्शन को प्राप्त है लेकिन वहाँ भी यह संभव था कि महिलाओं के जो एबॉर्शन राइट्स हैं उसको हटा दिया जा सकता था। तो उसी चीज़ को सेफगार्ड करने के लिए फ्रांस में वहाँ के लेजिस्लेटर्स ने, वहाँ की पार्लियामेंट ने इसे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करते हुए जो राइट टू एबॉर्शन है उसकी गारंटी महिलाओं को देने का कार्य किया है। अब जैसे कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो हमें उसे और भी थोड़ा सा एक वाइडर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। तो प्रीलिम्स के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भारत में अभी एबॉर्शन लॉज की क्या स्थिति है। अब देखिए कि चूंकि फ्रांस में ये अधिकार दिया गया है तो संभव है कि आपसे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की परीक्षा में कहीं पर गर्भपात संबंधी जो अधिकार महिलाओं को प्राप्त हैं वैसे जो कानून हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हम देखें कि भारत में जो एबॉर्शन लॉज हैं उनकी क्या स्थिति रही है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अंतर्गत रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के द्वारा स्पेसिफिक कंडीशंस में यहाँ पर भारत में गर्भपात कराने की अनुमति दी गई है। ध्यान रखिएगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के द्वारा जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं वो स्पेसिफिक कंडीशन में एबॉर्शन कर सकते हैं, उनको अनुमति कानून के अंतर्गत दी गई है। अब उसमें बात ये आती है कि क्या उसके पहले भारत में एबॉर्शन रेगुलेटेड नहीं था। तो 1971 के कानून से पहले भारत में आईपीसी की धारा 312 से 318 के अंतर्गत सेक्शन 312 टू 318 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, इसके द्वारा एबॉर्शन एक्टिविटीज जो है वह गवर्न होती थी। ओके, तो एमटीपी एक्ट 1971 के अंतर्गत एमटीपी एक्ट 1971 के अंतर्गत 20 सप्ताह तक अगर गर्भ की जो समयावधि है, जो ड्यूरेशन है, अगर 20 सप्ताह तक है तो उस 20 सप्ताह तक महिला एबॉर्शन करवा सकती है। 20 सप्ताह के बियॉन्ड एबॉर्शन की अनुमति नहीं थी। तो 20 सप्ताह में 0 से लेकर 12 सप्ताह तक किसी एक डॉक्टर के, किसी एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन की आवश्यकता होती थी एबॉर्शन को टर्मिनेट करने के लिए। तो 12 सप्ताह से 20 सप्ताह की अगर अवधि की अगर प्रेगनेंसी है तो उसे टर्मिनेट करने के लिए 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या डॉक्टर्स के ओपिनियन की आवश्यकता कानून के अंतर्गत थी। कहने का अर्थ यह है कि 20 सप्ताह तक का जो गर्भ है तो उसमें गर्भपात का अधिकार
उसमें दिया गया था और उसके अंतर्गत कई ऐसे परिस्थितियां स्पेसिफाई की गई थी जहां पर कि एबॉर्शन कराया जा सकता है, जिसमें पहली परिस्थिति थी कि महिला के जीवन को इमीडिएट थ्रेट हो, जहां पर कि महिला का जीवन गंभीर खतरे में हो, महिला के जीवन पर रिस्क हो। कंटिन्यूएंस ऑफ द प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व अ रिस्क टू द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वीमेन। पहला तो कंडीशन ये था जहां महिला के जीवन पर ही खतरा हो जाए। दूसरा ये था कि अगर कोई फेटल एबनॉर्मेलिटी पाई जाती है फीटस में यानी भ्रूण में, अगर कोई उस तरीके से एबनॉर्मेलिटी पाई जाती है जिससे कि प्रेगनेंसी में कंटिन्यूटी या फिर आगे जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके शारीरिक, मानसिक और एक सामान्य स्वस्थ जीवन में निश्चित ही समस्या होने वाली हो, तो वैसे फीटल एबनॉर्मेलिटी के भी केस में आपको एबॉर्शन का परमिशन MTP 1971 के अंतर्गत प्राप्त था। तीसरी परिस्थिति ये थी कि अगर प्रेगनेंसी के बाद महिला के फिजिकल या मेंटल हेल्थ को ग्रेव डेंजर हो, महिला के जीवन को इमीडिएट डेंजर हो, तो वैसी भी परिस्थिति में एबॉर्शन परमिटेड था। जैसे अगर हम रेप की स्थिति की बात करें तो बलात्कार की स्थिति में अगर महिला प्रेग्नेंट हो गई है, अगर वह गर्भवती हो गई है जिससे उसके फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पर बहुत ग्रेव डेंजर है, वैसी परिस्थिति में, या फिर जैसे जो फैमिली प्लानिंग बर्थ कंट्रोल मेजर्स होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, अगर उनके इस्तेमाल में फेलियर हो गया है और उसके कारण महिला को प्रेगनेंसी हुई है जिससे कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ के ऊपर थ्रेट है, तो वैसी परिस्थितियों में एबॉर्शन कराने की अनुमति MTP एक्ट 1971 के अंतर्गत प्रदान की गई थी। अब ये सभी बातें थी और उसमें साथ ही साथ अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए विवाहित महिला भी एबॉर्शन करवा सकती थी। तो ये सभी बिंदु आपको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अंतर्गत ध्यान में रखने हैं। अब हम इसी क्रम में इसी से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन PCPNDT एक्ट की बात करें, जिसका फुल फॉर्म है प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट, PCPNDT एक्ट। तो 1994 में PCPNDT एक्ट सरकार लेकर आई। चूँकि MTP एक्ट 1971 के अंतर्गत इस कानून का दुरुपयोग भी हो रहा था, एब्यूज़ भी हो रहा था। इसमें सेक्स आइडेंटिफिकेशन की शिकायतें आ रही थीं, जिससे कि फीमेल फिटिसाइड यानी कि बालिका भ्रूण हत्या के मामले, बालिका भ्रूण हत्या मतलब कि भ्रूण की लैंगिक पहचान कर अगर वह बालिका है तो उसकी हत्या कर देना, गर्भपात करवा देने जैसे मामले काफ़ी संख्या में आने लगे थे। तो इस कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार PCPNDT एक्ट 1994 में लेकर आई। आपको ये सब बात ध्यान में रखना है। और इसका उद्देश्य क्या था कि MTP एक्ट के एब्यूज को रोकना, किस लिए? सेक्स सिलेक्शन के लिए, भ्रूण की लैंगिक पहचान को रोकने के लिए, और साथ ही साथ जो प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं जो कि फीटल एबनॉर्मेलिटी को डायग्नोज और डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका रेगुलेशन करना। तो इसका दो उद्देश्य था। एक उद्देश्य क्या था कि जो प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं, प्री नेटल मतलब जन्म से पहले जो डायग्नोस्टिक टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है भ्रूण के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए कि उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं हो, कोई उसमें समस्या ना हो, तो वैसे डायग्नोस्टिक टेक्निक्स का इस्तेमाल सेक्स सिलेक्शन के लिए न किया जाए, लैंगिक पहचान के लिए न किया जाए। इसके लिए PCPNDT एक्ट को लाया गया था। और दूसरी चीज़ ये थी कि जो प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा फीटल एबनॉर्मेलिटी को या जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी को डिटेक्ट किया जाता है, वैसे टेक्नोलॉजीज़ को रेगुलेट किया जाए। तो ये दोनों इसका लक्ष्य था। इस कानून के उल्लंघन के लिए किसी व्यक्ति को 5 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है, जेल अप टू 5 years इंक्लूडिंग मॉनेटरी पेनल्टीज़, यानी कि आर्थिक दंड के साथ इसमें 5 वर्ष के कारावास का इसमें प्रावधान किया गया है। अब देखिए कि 2021 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में संशोधन किया गया था। संशोधन किस लिए किया गया था? ताकि महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात तक उनकी पहुंच जो है और बेहतर की जा सके। और जो MTP एक्ट 1971 के अंतर्गत 20 सप्ताह तक की अवधि तक के गर्भपात की अनुमति दी गई थी, उसे बढ़ाकर 24 वीक्स कर दिया गया था। तो 20 वीक्स से
बढ़ाकर जो है उसे 24 वीक्स कर दिया गया। और जैसा हम लोगों ने अभी देखा कि एमटीपी एक्ट 1971 के अंतर्गत 12 से 20 सप्ताह तक की अवधि में गर्भपात कराने के लिए, एबॉर्शन कराने के लिए 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के ओपिनियन की आवश्यकता थी। लेकिन एमटीपी एक्ट को अमेंड जब 2021 में किया गया तो उसमें 20 सप्ताह तक के एबॉर्शन के लिए, 20 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी के एबॉर्शन के लिए केवल एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आरएमपी के ओपिनियन की आवश्यकता थी। अब चूंकि एबॉर्शन का जो परमिसिबल ड्यूरेशन है उसे 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 वीक्स कर दिया गया था, और किस परिस्थिति में 24 वीक्स तक की प्रेगनेंसीज को टर्मिनेट किया जा सकता था, उसमें पहला था कि अगर उस दौरान महिला की वैवाहिक स्थिति में मैरिटल स्टेटस में चेंज हो जाता है। मतलब यदि मान लीजिए कि महिला विधवा हो जाए, उनके पति का निधन हो जाए या फिर तलाक हो जाए, डिवोर्स हो जाए, तो अगर विमेन के मैरिटल स्टेटस में चेंज हो जाता है और वह प्रेग्नेंट है तो वह एक ग्राउंड है कि 24 वीक्स तक भी वह एबॉर्शन कर सकती है, करवा सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि रेप और इंसेस्ट के विक्टिम्स के केसेस में, बलात्कार पीड़िता और इंसेस्ट का अर्थ होता है कि क्लोज फैमिली रिलेटिव्स के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जो प्रेगनेंसी होती है, वैसे मामलों में, और जो बलात्कार से पीड़ित हैं, जो पीड़िता है, वैसे मामलों में प्रेगनेंसी के केसेस में 24 वीक्स तक की परमिशन दी गई थी। साथ ही साथ जो डिफरेंटली एबल्ड विमेन हैं और माइनर्स हैं, बच्चियां हैं, अदर वल्नरेबल विमेन्स जैसे कि डिफरेंटली एबल्ड विमेन और माइनर्स, बालिकाएं, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो 24 सप्ताह तक की जो प्रेगनेंसी है उसे टर्मिनेट करने की अनुमति इसके अंतर्गत दी गई। तो इससे ये हुआ कि महिलाओं के जो एबॉर्शन का जो उनका अधिकार है उसको और एक्सपेंड किया गया, और सेफ और लीगल एबॉर्शन तक उनकी पहुंच को और ज़्यादा विस्तारित किया गया। साथ ही साथ इसमें मैरिज से बाहर की प्रेगनेंसीज को भी शामिल किया गया था। मैरिज से बाहर भी यदि प्रेगनेंसी है तो उसे भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। तो एमटीपी एक्ट 1971 का जो कानून है 2021 में, उसमें संशोधन कर ये सभी प्रावधान जोड़े गए थे। अब हम बात करें कि भारत में जुडिशियरी का क्या आउटलुक है, भारत में जुडिशियरी का एबॉर्शन राइट्स को लेकर क्या आउटलुक है। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में सुचिता श्रीवास्तव केस में बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि विमेन हैव द राइट ऑफ रिप्रोडक्टिव चॉइस, मतलब प्रजनन अधिकार महिलाओं को सुनिश्चित करने का कार्य सुप्रीम कोर्ट ने किया 2009 के सुचिता श्रीवास्तव केस में। उसमें ये कहा कि विमेन राइट टू मेक रिप्रोडक्टिव चॉइस, ये उनके राइट टू लिबर्टी का हिस्सा है, महिलाओं के राइट टू लिबर्टी का हिस्सा है। किसी भी महिला के लिए जो रिप्रोडक्टिव चॉइस है वो उनके राइट टू प्राइवेसी, राइट टू डिग्निटी और साथ ही साथ उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स का वो हिस्सा होता है, और वो बॉडीली इंटेग्रिटी का भी हिस्सा होता है। जैसा कि फ्रांस के प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला के शरीर और उसके रिप्रोडक्टिव चॉइसेस के संबंधित फैसला जो है वो महिलाएं स्वयं करेंगी, यही राइट टू एबॉर्शन सुनिश्चित करता है। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को 2009 में माना कि जो विमेन के रिप्रोडक्टिव चॉइसेस हैं वो उसके राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लिबर्टी, विमेन के डिग्निटी का हिस्सा हैं, जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत सुनिश्चित किए गए, गारंटी किए गए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो रिप्रोडक्टिव चॉइसेस हैं अगर प्रोक्रिएट करने के लिए एक्सरसाइज किए जा सकते हैं, प्रजनन करने के लिए एक्सरसाइज किए जा सकते हैं, तो प्रजनन नहीं करने के लिए भी एक्सरसाइज किए जा सकते हैं। इट मीन्स दैट एक महिला को अपने रिप्रोडक्टिव चॉइस को असर्ट करने से कोई नहीं रोक सकता, और उनका जो है प्रोक्रिएट नहीं करने का चॉइस भी उनके पर्सनल लिबर्टी का हिस्सा है। साथ ही साथ जैसा भी हम लोगों ने चर्चा किया कि प्राइवेसी, डिग्निटी और बॉडीली इंटेग्रिटी को भी रिस्पेक्ट करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। इसमें एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फैसला सुप्रीम कोर्ट का 2022 के सितंबर में आया, जहां पर कि सुप्रीम कोर्ट ने विवाहित और अविवाहित महिलाओं की स्थिति में जो प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन का जो फैसिलिटी या परमिशन एमटीपी एक्ट में दी गई है उसके बीच में आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन को दूर किया। पहली बार भारत में
जुडिशरी के द्वारा मैराइटल रेप को एक लीगल रिकॉग्निशन मिला। वैवाहिक बलात्कार को, मैराइटल रेप को, जहां पर कि पतियों के द्वारा फोर्स कर महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं और अगर वैसे मामले में गर्भधारण हो जाता है, प्रेगनेंसी हो जाती है, तो वैसी भी स्थिति में मैराइटल रेप की विक्टिम महिलाओं को भी एमटीपी एक्ट के अंतर्गत एबॉर्शन कराने की उनको भी उसमें अधिकार उनको दिया गया। तो ये एक इसमें लैंडमार्क फैसला 2022 में भारत के सुप्रीम कोर्ट का रहा है।